देखिए कल के टॉपिक में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, भिन्न, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने कल आपको सबसे पहले प्राकृत संख्या बताई थी। प्राकृत संख्या बताई थी ना, और प्राकृत संख्या जो थी हमने एग्जाम्पल में क्या बताया था, A1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी ये आपकी क्या थी, प्राकृत संख्याएं थी। अब आप एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या के बाद हमने आपको पूर्ण संख्या पढ़ाया था ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं पूर्ण संख्या, लिख दिया। और पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या किए थे हम, जीरो ही तो ऐड किए थे। यानी अब एक बात आपके दिमाग में बैठी होगी कि यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो, यानी पूर्ण संख्या की अगर जो हमने बात कर दिया, तो पूर्ण संख्या में जीरो भी आएगा और प्राकृत संख्या भी आएगी। ये ग्राफ इसीलिए मैं बनवा रहा हूं, इससे आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बैठ जाए कि प्राकृत संख्या और फिर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या की हम बात किए तो समझ लीजिए उसमें प्राकृत संख्या भी आ जाएंगी और जीरो तो आएगा ही। यानी पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के अनंत तक, और जब जीरो से अनंत की बात आएगी तो प्राकृत संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब अगर जो मैं अगले ग्राफ की बात करूं तो हमने आपको क्या बताया था, पूर्णांक संख्याएं बताया था ना भैया। और पूर्णांक संख्या में हमने 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे तो बताया था। यानी पूर्णांक संख्या में आप क्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। यानी प्राकृतिक और जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या मिलती है या सम्मिलित होती हैं, तब जाकर के पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है, ठीक है, या पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। अब अगला है हमारा पूर्णांक के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्या पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो थी, परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो P/Q के रूप में लिखी हो। किस रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में, जैसे -8/2। आप देखो जब भी हम कभी परिमेय संख्या की बात करेंगे तो उसमें आपका देखिए ऋणात्मक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, पूर्णांक संख्याएं भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी, यानी सारी चीजें परिमेय संख्या में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के 3 भाग होते हैं और तीनों भाग मिल करके ही क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। तो ये एक चक्र है, इस चक्र को आपको इसी प्रकार से बना लेना है, थोड़ा आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी जो आपको काफी लाभ पहुंचाने वाली है, ठीक है। क्योंकि सवाल लगाते समय जब भी उसमें पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो कुछ भी बोला बस तुम्हारे दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि मैंने प्राकृत संख्याओं में क्या पढ़ा था और पूर्ण संख्याओं में क्या पढ़ा था। जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी तभी तो वहां पर लिख पाओगे ना। इसीलिए मैंने इन चीजों को आपको पहले से ही कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ूंगा। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण भी बहुत यहां पर जरूरी है, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण। अब ये दशमलव निरूपण क्या है, इसको समझिए। दशमलव अगर जो निरूपण की बात करें तो ये सिंपली 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका शांत दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण, और दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा अशांत दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण क्लियर। अब ये शांत दशमलव निरूपण क्या है, अशांत दशमलव निरूपण क्या है, इसको आप समझिए। आपने देखा होगा काफी ऐसे भाग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 4 को यदि हम 5 यानी 4/5 करते हैं तो 0.8, 5 40 ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा 5 40।
फिर कुछ ऐसे भी कभी कभी भाग आ जाते हैं आपके मैथमेटिक्स में, जैसे मैं आपको 22 से भाग कर दूं 10 को तो 2.2 आ जाता है। आ जाता है? आता कि नहीं आता है? तो देखिए आप सिंपली यहां पर एक बात समझ लीजिए, शांत दशमलव निरूपण में जब किसी संख्या को भाग किया जाता है तो वो पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक या 3 अंक तक पूरी तरह से कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। अगर जैसे 22 को 10 से भाग किया तो 2.2 आएगा। यहां पर देखिए 3 दशमलव मैंने लिख दिया एग्जांपल के तौर पर 3.17, ये समझ लीजिए कट गया, यानी ये पूरा पूरा क्या हो जा रही है? कट जा रही है। तो ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव निरूपण, या ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। शांत मतलब ये लास्ट तक पॉइंट के बाद 2 या 3 अंकों तक कट जाती हैं पूरी तरह से। बात समझ में आ रही है? लेकिन वही अशांत में ऐसा नहीं होता है। अशांत में वो कटती ही नहीं। जैसे कभी कभी क्या जाता है 7.32546 इस तरह से आता रहता है, कटती ही नहीं संख्याएं। होता है हर बार एक ना कुछ जो है हासिल बच जाता है और हम उसको काटते रहते हैं और कटती नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को हम अशांत दशमलव कहते हैं। ये अशांत है ना, क्योंकि कट ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है ना आपको? कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जिनमें रिपीटेशन होता रहे, जैसे 18 बार बार ये आता रहेगा। कुछ ऐसी भी होती हैं 0.3333333, यानी कटती ही नहीं है। की संख्याओं को हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। और इस तरह की संख्याओं को जो पॉइंट के बाद कट जाती हैं, यानी कि उनका पूरा विभाजन हो जाता है, तो शांत दशमलव निरूपण वो संख्याएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी। अच्छा, एक चीज और समझा देते हैं थोड़ा। अगर जो आपसे कोई पूछे कि भिन्न में और परिमेय संख्या में अंतर बताइए, परिमेय संख्या में अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे भाई? बताइए। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे भाई? ये तो बताइए आप लोग, क्या बोलेंगे? देखिए, जो भिन्न होती है ना, भिन्न, वो हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? वो भिन्न जो है वो हमेशा क्या होगी? धनात्मक। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है, जैसे p/q के रूप में लिखा था, तो वो धनात्मक भी हो सकती है और सबसे बड़ा डिफरेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। ये अभी जब सवाल लगाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगी और पूरी तरह से बात। भिन्न और परिमेय संख्या में बस यही डिफरेंट है। भिन्न धनात्मक ही रहती है, यानी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा हमने परिमेय संख्याओं में लिखाया था वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। यहां पर आपको लिखना है वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाए या नहीं लिखी जा सकती हैं। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में अगर जो हम देखें ना भैया, उदाहरण की बात कर लें, तो उदाहरण में आप यहां पर समझ लीजिए √3, √7, √11, √13, √17, √19, ये सभी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। इनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर जो मैं आपसे बोलूं √4, तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं होगी।
क्योंकि इसका रूट जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या भी आ जाएगी, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय में नहीं आएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको मैं ये बात अभी बता दे रहा हूं, जिनका रूट नहीं हो सकता है, यानी रूट ना निकल पाए, वही आपकी अपरिमेय होंगी। ये आप अपनी मेमोरी में इस बात को सेट कर लीजिए, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट को लिखना है, मैं इसको हटा, कुछ 2 पॉइंट मैं आप लोगों को समझा दूं। ये पूछ लिया जाता है पेपर में, ऑप्शनल में 1-1 नंबर का ये प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और आपको अपने दिमाग में फिट भी कर लेना है, ठीक है। ये आता ही आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नोट करके आप लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। पहला पॉइंट, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। हाँ, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अगली हेडिंग है हमारी वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्या पढ़ा हुआ ना, अब यहां पर देखो हेडिंग आई है जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और भैया इसको फादर ऑफ नंबर भी बोला जाता है, फादर ऑफ नंबर, फादर ऑफ नंबर। क्लियर हुआ। अब ये फादर ऑफ नंबर क्यों बोला जाता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। जरा यहां पर आप ध्यान से समझिए। अभी तक जो कुछ मैंने सीखा है, पहले तो हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी, इसको पहले समझिए। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप से सम्मिलित करके लिखा जाता है, लिखा जाता है, यहां पर में कर लीजिएगा, वास्तविक रूप में सम्मिलित करके लिखा जाता है, तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये हो गई डिफिनीशन, बहुत ही सिंपल है। परिमेय संख्या पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, अपरिमेय पढ़ लिया। जब अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप से रियल रूप में सम्मिलित कर दिया जाए, तो उस संख्या को या उसे वास्तविक संख्याएं कहेंगे, या वह प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। यह बात भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई डिफिनीशन में कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जो मिला दिया जाता है, उससे बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसे भी बोल सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए बस, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जैसा मैं लिखा ही रहा हूं वैसा ही आप सिंपली लिखें, कोई जरूरी नहीं। आप बदल सकते हैं थोड़ा सा, बस गलत नहीं होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब इसमें हमको थोड़ी सी बातें समझना है। डिफिनीशन तो हमने आपको समझा दी, अब हम इस डिफिनीशन को मिटा रहे हैं और आपको आगे के प्रोसेस समझा रहे हैं। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भाग? अभी बताया है, परिमेय, यही तो बताया ना भैया, डिफिनीशन के हिसाब से तो चलना है। परिमेय संख्याएं और आपकी इधर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ? अभी जो मैंने डिफिनीशन में बताया था वही है कि नहीं है? देखो, इन दोनों के मिलने से ही तो वास्तविक संख्याएं आ रही हैं। और फिर हमने परिमेय संख्याओं में प्रकार पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े भैया? क्या पढ़ा है? प्राकृत संख्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो, कुछ दिमाग में बैठ रहा है ना, क्या हम बताना चाह रहे हैं यहां पर आपको? प्राकृत संख्या क्या संख्याएं, फिर आपकी दूसरी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। देखो, ये ग्राफ कितना कुछ हमको एक्सप्लेन कर रहा है, कितना कुछ बता रहा है। और इधर हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर हुआ? यानी परिमेय संख्या की यदि कभी भी बात आई तो अभी हमने पहले वो जो गोल वाला ग्राफ बताया था उसमें भी समझाया, यहां पर भी समझा रहा हूं आपको कि अगर जो आपसे वास्तविक संख्या की बात कर दिया, अब हाई स्कूल में चैप्टर है सीधे वास्तविक संख्याएं, वही जो है 9th में संख्या पद्धति के नाम से है। आप जरा देखिए 9th और हाई स्कूल में डिफरेंट क्या है। संख्या पद्धति में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है अभी तक आपको वो सब है, लेकिन हाई स्कूल में क्या है? सीधे वास्तविक संख्याएं, यानी ये सब नहीं पढ़ाएगा क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने यहां पर क्लास को कंबाइन किया जिससे आपको पुराना रिवाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो ये होता है भैया, जब क्लासें बढ़ती है ना तो ऐसे ही सब कुछ बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 9th पास के उस सिलेबस को एक कोने में लगा दिया, नहीं तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आपके हिसाब से उसका कोई जो है उपयोग नहीं रहेगा। बाद में उसी चीजों को ढूंढते रहते हो। हाँ, अपरिमेय संख्याओं में देख लो, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और लिख देता हूं मैं धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। क्लियर हुआ? हेडिंग क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं। हेडिंग हो गई हमारी विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 3, 7, 9, 11, 13 यानी ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित, जैसे देखो 2 को काटो 2 का नंबर 2 1 बच रहा है, 2 3 6 2 चौको 8 1 बच रहा है, 2 पंचे 10 1 बच रहा है, 2 छंग 12 1 बच रहा है। यानी सिंपल सी बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो 2 से अगर जो कोई संख्या पूरी तरह से कट रही है तो सम है, और नहीं कट रही है तो विषम है। राइट? एग्जाम्पल आपके सामने है। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
अब आती है हेडिंग भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हमको समझना है। हेडिंग हो जाएगी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण को देखिए, उदाहरण देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ स्वयं व सिर्फ एक से ये कट सकती हैं, बाकी मतलब और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अब देखिए यहां पर 2 आ गया तो 2 भी देखो, 2 1 2, 1 दूनी 2, यही तो कटता है। तो आप यहां पर देख लीजिए 2 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या में भी आता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 आपका अभाज्य संख्या में भी आता है। लेकिन 2 जो है ये सम अभाज्य संख्या है। कौन सी है? सम अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? और बाकी के ये जो है ये विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। राइट? 2 जो होता है ना, 2 ये सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये भी लिख लीजिए, अभाज्य संख्या है। यानी 2 सबसे छोटी है और वो भी कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। ये भी आप लोगों को अपनी मेमोरी में फिट कर लेना है। क्लियर हुआ? बाकी आपकी विषम अभाज्य संख्याएं। राइट? अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं, यहां पर संख्याएं लिख लीजिए, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। उसमें क्या था? अभाज्य में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से वो नहीं विभाजित हो रही थी। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है? वे अपने मतलब स्वयं से, एक से और प्लस अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है? उदाहरण हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है? 2 नहीं लिखा जाएगा यहां पर, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। 2 आपका भाज्य संख्याओं में नहीं आएगा क्योंकि वो सम अभाज्य है ना। क्या है वो? सम अभाज्य। अब देखो जरा ये कैसे हैं। तो जैसे मैं आप यहां पर देखिए 4 को देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए यहां पर, यानी हम इसके गुणनखंड कर पा रहे हैं। स्वयं से तो ही हो जाएंगे, 4 1 4 हो रही कि नहीं हो रही हैं? 1 से हो जाएंगे, 1 चौको 4, और प्लस अन्य से भी तो हो रही हैं। तो जब अन्य से हो रही हैं तो हम इनको कहां डाल रहे हैं? भाज्य संख्याओं में। बहुत ही बारीक सा डिफरेंट है, बच्ची समझ नहीं पाते हैं। अगली हेडिंग समझना है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, दो या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह
ऐसा समूह, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का मतलब समझते हैं? मासा यानी HCF, ब्रैकेट में HCF लिख लीजिए। एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में जैसे 17,19, अगर जो हम 17 का करते हैं तो एक गुणे क्या आता है? 17। भाई 17 को और किसी चीज से नहीं तोड़ सकते। 19 यहां पर देखिए तो एक गुणे क्या आता है? 19। तो HCF क्या निकलता है उनका? सिर्फ एक ही तो निकलता है। यानी ऐसी ही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5,7 की बात कर ले तो 5 = 1 × 5 और 7 = 1 × 7। अब इसमें भी देखो HCF क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। तो ऐसी सभी संख्या, भाई जो मैं ये समझा रहा हूं वही ऊपर लिखा है। 2 या 2 से अधिक, आप चाहे देखो हमने 2 रख रखा है, आप 2 से अधिक भी ले सकते हो। जैसे 5, 7 और 11। जैसे 5 का किया तो 1 × 5 आया, 7 का किया तो 1 × 7 आया और 11 का किया तो 1 × 11। इसमें भी देखो क्या है? HCF 1 निकल रहा है, इसीलिए लिखा है 2 या 2 से अधिक। बात समझ में आ रही है? अभाज्य संख्याओं का देखो, सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य है कि नहीं है? का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक HCF 1 आता हो। देखो एक आ रहा सब में, क्या कहलाएगा? उन्हीं संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक?